हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में तीसरा टॉपिक। ये हमारा टॉपिक है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत 1858 से 1905। 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद से रानी विक्टोरिया के नेतृत्व में जो है सारी कुछ गतिविधियाँ आगे बढ़ी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण क्या थे? तो प्रारंभिक और चरण उसे उदारवादी चरण बोला जाता है। उसे 1885 से 1905 तक की घटना को बोला जाता है। इसमें शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में पश्चिमी उदारवादी विचारकों से प्रभावित होकर सुधार के लिए एक अस्पष्ट दृष्टि डाली गई है। तो इसको भी हम देखेंगे। एक सेकंड में थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि ज़रूरी है जूम करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर द्वितीय चरण उग्रवादी चरण इसको बोला जाता है 1905 से 1918 तक। एक सेकंड, ठीक है। 1905 से 1918 तक ये स्वराज या स्वशासन या स्वराज की आकांक्षाओं के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान तक विस्तारित है। इस काल में विभिन्न क्रांतिकारी तरीकों की लोकप्रियता हासिल की गई है। और अंतिम चरण जो होता है ये 1919 से 1947 तक, इसे हम गांधीवादी चरण कहते हैं। अहिंसक असहयोग आंदोलन के माध्यम से बापू ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को केंद्रित किया था। तो चलिए क्या सेगमेंट देखते हैं आगे। तो पहला जो चरण है इसमें हम देखेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरित करने वाले क्या कारक थे। ठीक है, तो देखिए प्रेस और साहित्य की भूमिका। 1877 तक 169 क्षेत्रीय समाचार पत्रों जैसे कि द बंगाली और केसरी, द हिंदू ने स्वशासन का समर्थन करते हुए 1 लाख प्रतियां प्रसारित की। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों ने राष्ट्रवादी विचारों को प्रसार किया। भारत के अतीत की पुनर्खोज। मैक्स मूलर, मेनियर विलियम्स, आर.जी. भंडारकर जैसे विद्वान और स्वामी विवेकानंद ने भारत की समृद्ध विरासत, अच्छी तरह से विकसित कर संसाधनों, व्यापक व्यापार, सांस्कृतिक संपदा और ऐतिहासिक औपनिवेशिक मिथक को खारिज करते हुए चित्रित किया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है सामाजिक सुधार आंदोलन का आगे हुए। तो ब्रह्म समाज आंदोलन हुआ, आर्य समाज आंदोलन हुआ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और इसके माध्यम से एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया था। प्रतिक्रियावादी नीतियाँ और शासकों का जाति अहंकार क्या था? तो लॉर्ड लिट्टन की विवादास्पद नीतियाँ, ICS के लिए अधिकतम आयु सीमा की कमी 21 वर्ष से 19 वर्ष करना, 1877 में पड़े भीषण अकाल के दौरान भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन करना, और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, शस्त्र अधिनियम 1878 जैसे प्रतिगामी अधिनियमों के क्रियान्वयन करना, और पश्चिमी विचार जैसे कि मिल्टन, शेली, जेम्स मिल, रूसो, पेन, स्पेंसर, वॉल्टेयर की विचारों में उदारवाद, तर्कसंगतता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्रता, राष्ट्रवाद के प्रति भारतीय राजनीतिक सोच में एक नया आकार दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वैश्विक प्रभाव। नेहरूजी, तिलक जैसे भारतीय नेताओं ने वैश्विक आंदोलनों जैसे कि इतावली एकीकरण, आयरिश होम रूल लीग से प्रेरणा ली थी। ठीक है, अब यहाँ है कि एक सेकेंड कैसे बढ़ गया आगे। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन। तो पहले 1836 में बंग भाषा प्रशासिका सभा कलकत्ता में खोली गई थी। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय की सहयोगी प्रसन्ना कुमार ठाकुर और कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर, गौरी शंकर भट्टाचार्य, दुर्गा प्रसाद और तारक पंचानन। इसमें महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो प्रशासनिक सुधारों, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा शिक्षा में समर्थन किया गया था। 1837 में जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता, द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राजकमल सेन, भवानी चरण मित्र जमींदारों के हितों की रक्षा की और संवैधानिक आंदोलन की नींव रखी गई। 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कलकत्ता, जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी, परमानंद मैत्र ब्रिटिश भारत के कल्याण संबंधी जानकारियां जुटाई और भारतीयों में बेहतर नागरिक बनने को
बढ़ावा दिया। 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, अध्यक्ष राधाकांत देव, महासचिव देवेंद्रनाथ टैगोर। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया था कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता की स्थापना कब और कहाँ और किसने किया था। तो 1881 में 51 में सॉरी जो है अध्यक्ष थे राधाकांत देव, महासचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे। क्या काम था इनका? तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय हो गया। विधान सुधारों जैसे अलग विधायिका की स्थापना, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों के पृथक्करण तथा कर कटौती का समर्थन किया गया। इसका मतलब ये लोग ये मान गए थे कि अब ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के हमको सरकार चलानी चाहिए, इसलिए इसी विचारों पर ये जो है सहयोग और विरोध की नीति को अपनाते थे। याचिका में शामिल 3 प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालयों की स्थापना, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। लोकप्रिय स्वरूप को अलग विधायिका की स्थापना, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण, उच्च अधिकारियों का वेतन में कमी, नमक शुल्क, आबकारी, नशा तथा स्टाम्प शुल्क का उन्मूलन किया जाए। तो ये देखिए यूपीएससी 2017 में भी पूछा गया था कि किस एसोसिएशन के माध्यम से जो है नमक शुल्क, आबकारी तथा स्टाम्प शुल्क में का उन्मूलन किया जाए। तो ये था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस बुक ने दिखा भी दिया है। उसके बाद देखिए 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन ये क्या है? तो ये जगन्नाथ शंकर सेठ द्वारा लाया गया था। विधायिका सुधारों के लिए एक याचिका दी गई जिसमें शासन में भारतीय भागीदारी का समर्थन किया गया। औपनिवेशिक नीतियाँ एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो ये देखिए अगला टॉपिक जो था यहाँ पे, एक सेकंड यार, आज कमियाँ कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ देखिए 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है बना था और इसके जो बनाने वाले थे ये थे गाजुला लक्ष्मी नरसो। मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला राजनीतिक संगठन था ये, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला राजनीतिक संगठन था और भूमि जमींदारों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को लेकर भी कानून विरोधी था ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए (1866) में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, दादा भाई नौरोजी ने इसको निर्मित किया था। भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने और ब्रिटिश भारत के विचारों को प्रभावित किया था। भारत में शाखाएं स्थापित की गई थी। 1867 में पूरे सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती थी। 1870 में पूरे सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे, जेवी जोशी, एस साठे और एस चिपलोनकर भारत और लोगों के बीच सरकार और लोगों के बीच संपर्क के माध्यम के रूप में कार्य करता था। सामाजिक सुधार और राजनीतिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता था। उसके बाद आगे देखते हैं 1800 एक सेकंड यार, जब ये दब जाता है तो इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बढ़ जा रहा है। 1875 में लीग कलकत्ता इंडियन लीग या कलकत्ता लीग इसको बोला जाता है। इसको शिशिर कुमार घोष ने बनाया था और ये राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था। मध्यम वर्ग से अलग प्रतिनिधित्व का विस्तार होगा। यहाँ पे देखिए जब एक बार डिस्टर्बेंस हो जाता है ना तो दिक्कतें आने लगती हैं। तो देखिए अपने मन से भाग रहा है। (1883) में अखिल भारतीय सम्मेलन कलकत्ता इंडिया एसोसिएशन इसको बोला जाता था। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की नींव रखी गई और 1886 में विलय किया गया था। उसके ऊपर देखिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन
इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। भारतीय सिविल सेवा सुधारों, प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण तथा दमनकारी कानूनों के खिलाफ विरोध अभियानों का नेतृत्व किया। सन 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन को प्रायोजित किया गया। दमनकारी शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के खिलाफ अभियान चलाया। इंडियन एसोसिएशन का जर्नल प्रकाशित किया गया था। ठीक है। 1884 में एम बी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू जी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी रंगैया नायडू जी ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की थी। विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। स्थानीय राजनीतिक प्रयासों के समन्वय में योगदान दिया गया। न्यायिक और राजस्व कार्यों के पृथक्करण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 1885 में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे की स्थापना। फिरोज शाह मेहता और के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में लॉर्ड लिटन की नीतियों और एल्बर्ट बिल विवाद की प्रक्रिया में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भारतीय अधिकारों की वकालत पर केंद्रित थे। पूर्ण सार्वजनिक सभा के साथ मजबूत संबंध बनाए रखा गया था। 1885 में लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। भारतीय विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने का मंच बना। 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा अधिकृत किया गया। 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन दादा भाई नौरोजी भारतीय मुद्दों पर चर्चा करने और भारत के कल्याण पर ब्रिटिश विचारों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जर्नल प्रकाशित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए कांग्रेस के पूर्व अभियान। 1875 में कपास पर आयात शुल्क लगाने के लिए, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण करने के लिए और लिटन के अफगान नीति के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ कार्य किया गया था। स्वयंसेवी कोर में शामिल होने के अधिकार की वकालत की और वृक्षारोपण श्रम और अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1881-82 का विरोध किया गया था। ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों के लिए एल्बर्ट बिल 1883 का समर्थन किया गया था। अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन कोष की स्थापना 1885 में की गई थी। ब्रिटिश में भारत समर्थक पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार किया गया था। ICS परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में कमी के खिलाफ भारतीय सिविल सेवा आंदोलन 1877-80 में से का नेतृत्व किया गया था। और किसानों के मुद्दे जैसे कि नील दंगों का समर्थन, दक्कन दंगे के समर्थन, ये पूना में हुए थे। नील दंगा जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। जलकर विरोध, चिनाब नहर कॉलोनी पंजाब, पूना सार्वजनिक सभा जैसे समूहों द्वारा सामाजिक कार्य किसानों में राष्ट्रवादी आंदोलनों से जोड़ना था। और भारतीय कांग्रेस की स्थापना नरमपंथी चरानियाई से हुआ था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सिविल सेवक, ने अखिल भारतीय संगठन के आकार देने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम सत्र आयोजन करने के लिए उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क स्थापित किया। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन आयोजन 18 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें अधिकतर वकील थे। तो देख लीजिए, भारत में एक बड़ी पार्टी का निर्माण वकीलों ने किया था। समकालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भारतीय कल्याण और प्रतिनिधित्व की वकालत करते हुए ब्रिटिश क्राउन की प्रति वफादारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। वार्षिक बैठकें प्रथम सत्र के बाद प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में देश के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक बैठकें आयोजित की जाने लगी थी। ठीक है, इसके गठन के पीछे के सिद्धांत क्या? सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है। उत्पत्ति विलियम वेंडरबर्न द्वारा वर्ष 1913 में ह्यूम की जीवनी की प्रस्तावित किया गया था। संदर्भ क्या था कि वर्ष 1878 में ह्यूम ने गुप्त रिपोर्टों की खोज की, जिसमें निचले वर्गों के बीच महत्वपूर्ण असंतोष और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की योजना का खुलासा हुआ। चिंतित होकर उन्होंने शिक्षित भारतीयों के लिए एक मंच बनाने के लिए डफरिन से मुलाकात की।
लाला राजपत राय और आर.पी. दत्त ने इसका समर्थन किया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। तड़ित चालक सिद्धांत गोखले द्वारा अंतर्दृष्टि। गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया कि अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा शुरू की गई क्रांतिकारी आंदोलनों को बर्दाश्त नहीं किया होगा, इसलिए हमें ए.ओ. ह्यूम की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। कार्य क्या था? तो जब ह्यूम ने कांग्रेस को राजनीतिक प्रवचन को प्रबंधित करने के साधन के रूप में देखा और भारतीय नेताओं ने इसे राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रसारित करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में उपयोग करने की मांग की। बिपिन चंद्र का परिप्रेक्ष्य। चंद्र ने दोहरे दृष्टिकोण पर ध्यान दिया, जबकि ब्रिटिश को असहमति को नियंत्रित करने की आशा थी। भारतीय नेताओं का लक्ष्य अधिक राष्ट्रवादी जागृति के लिए इस मंच का लाभ उठाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास। तो कांग्रेस का गठन 1860 से 1870 के दशक में राजनीतिक जागृति प्रणीत थी, जिसने 1870 के दशक के अंत और 1880 के दशक की शुरुआत में गति पकड़ी। कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया तथा समकालीन आंदोलनों से प्रेरित होकर राजनीतिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय जुड़ाव की इच्छा से प्रेरित थी। उद्देश्यों में बदलाव। तो कांग्रेस उदारवादी याचिकाओं से स्वशासन की मुखर मांगों की ओर परिवर्तित हो गई। कांग्रेस के भीतर आंतरिक गतिशीलता। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित थी। नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले जैसे हस्तियों के नेतृत्व में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ याचिकाओं और सहयोग के माध्यम से क्रमिक सुधारों की मांग की। चरमपंथी बाल गंगाधर तिलक और अन्य के नेतृत्व में उन्होंने स्वराज की वकालत की तथा बहिष्कार एवं विरोध प्रदर्शन सहित अधिक आक्रामक रणनीति अपनाने को तैयार हुए। कांग्रेस का विकास। जैसे जैसे कांग्रेस परिपक्व हुए, इसके उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से बदलने लगे। कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र। तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्रों में नोट 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस सत्र को संबोधित किया। ठीक है। फिर अगला देखिए मदन मोहन मालवीय। उन्होंने सबसे अधिक 4 बार 1909, 1918, 1930 और 1932 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता मानते हैं और 1934 में उन्होंने MS आडे के साथ कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए ये है स्थान, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण अधिवेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको तो एक देखना जरूरी है। इसी को ख़त्म करके फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए 1885 में WC बनर्जी प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी थे। तो कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस विलय कांग्रेस की नींव को मजबूत करना, और नौरोजी ने 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 1867 में मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर जो है अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की उन्होंने। 1888 में जॉर्ज यूले ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के वाले पहले अंग्रेज थे, गैर भारतीय थे। 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह एम सायानी वंदे मातरम पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी सेकेंड बार अधिवेशन किए थे। स्वराज स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का संकल्प अपनाया गया था। 1907 में सूरत रास बिहारी घोष के नेतृत्व में हुआ था
और कांग्रेस के भीतर नरमपंथी और उग्रवादी विभाजन हो गया था, सत्र स्थगन कर दिया गया था। 1910 में इलाहाबाद के सर विलियम वेंडरबर्न थे। तो M.A. जिन्ना ने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा शुरू की गई अलग निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की। 1911 में कलकत्ता B.N. धर ने जनगण मन पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया था, और जो राष्ट्रीय एकता की शुरुआत की प्रतीक था। और 1915 में सर S.P. सिन्हा चरमपंथी वर्ग के प्रतिनिधित्व में प्रवेश करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया, और जो कांग्रेस के भीतर आंतरिक बदलावों को दर्शाता है। ठीक है। 1916 में M.C. मजूमदार कांग्रेस के नरमपंथी और उग्रवादियों के बीच एकता करवाई और मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। 1918 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था। सैयद हसन इमाम जो थे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों और ब्रिटिश सुधारों से कांग्रेस की भागीदारी पर विचार विमर्श के लिए विशेष सत्र बुलाई गई थी। 1919 में अमृतसर मोतीलाल नेहरू खिलाफत आंदोलन के लिए समर्थन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी। 1920 में कलकत्ता में हुआ था। लाला लाजपत राय थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का लक्ष्य रखते हुए महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पेश किया गया था। 1920 में नागपुर C. विजय राघवाचारी भाषाई आधार पर कांग्रेस का पुनर्गठन M.A. जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दिया था 1920 में। 1922 में गया C.R. दास ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया। वैचारिक मतभेद दर्शाता है यहाँ पे। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में एक मात्र जिसकी अध्यक्षता बापू ने किया था, जिसमें कांग्रेस के भीतर उनके नेतृत्व पर जोर दिया गया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। 1927 में मद्रास में हुआ था। डॉक्टर M.A. अंसारी ने विदेशों में भारतीय सैनिकों के प्रयोग और साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने युवा पीढ़ी को स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया था। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प हुआ। 1934 में बॉम्बे में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कांग्रेस के संविधान में संशोधन और एक अद्यतन संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता का संकेत दिया गया। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियों में समाजवादी सिद्धांतों पर जोर वामपंथी आर्थिक विचारों की ओर बदलाव का प्रतीक है। 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन एवं गांव में आयोजित हुआ था, जिसमें जमीनी स्तर पर ग्रामीण भारतीयों के जुड़ाव पर जोर दिया गया था। 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। और 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस ने पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन विवादों के बाद इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र प्रसाद पदभार संभाला। बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 1940 में रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ करने का अंतिम निर्णय महात्मा गांधी पर छोड़ने का निर्णय लिया गया। और 1946 में मेरठ में J.B. कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व का अंतिम सत्र आज़ादी के समय J.B. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ये था। उसके बाद हम कल देखेंगे नरमपंथी 1885 से 1905 और उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक। ये देखिए दोनों में तुलना करके बता दी है, तो अच्छा तरीके से बताए होंगे। तो ये कल हमारा टॉपिक रहेगा। नमस्कार।